कल हम लोग वांटो फैक्टर पढ़ रहे थे, ठीक है, कि आई क्या होता है, ये हम लोग निकालना देख सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर एसिटिक एसिड हो, ये टूटता है CH3 एसिटाइल एंड H। ना T = 0 पर ये C है, ये 0 है, ये 0। जब इक्विलिब्रियम पहुंचते हैं तो C - C अल्फा होता है, C अल्फा होता है, C अल्फा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा, C - C अल्फा, C अल्फा, C C अल्फा, C अल्फा, C अल्फा, ये आपको टोटल कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है। ठीक है, इसीलिए आई क्या हो जाएगा, टोटल कॉन्सेंट्रेशन, ये किसके बराबर हो जाएगा, C + C अल्फा, C × 1 + 1। आई लिख सकते हैं C × 1 + अल्फा बाई ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक, C कैंसिल हो जाएगा, 1 + अल्फा। ये उस वाले फॉर्मूला से भी डायरेक्टली निकाला जा सकता है, 1 + n - 1 × 1। ऐसे n का वैल्यू देखिए, अकेला एक पार्टिकल एक और एक दो पार्टिकल में कन्वर्ट हुआ है, इसलिए n का वैल्यू 2/1, उसको यहाँ रख दीजिए, 1 + 2 - 1 × 1 हाफ, यानी कि 1 +। आप चाहें तो इस तरीके से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इस तरीके से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको आप। हो गया, हो जाए तो कोई बता दीजिए। ये रहा केस डिसोसिएशन। अगर आपको एसोसिएशन हो तो आप क्या करेंगे, किसी हो जाए तो कोई बता दीजिएगा यहाँ। ठीक है, अगर ये एसोसिएशन का केस हो तो हम क्या करेंगे, in case of association, in case of association, एसोसिएशन में क्या होता है बहुत सारा, जैसे जब एसिटिक एसिड को बेंजीन सॉल्वेंट में लिया जाता है, ये डाइमराइज हो जाता है, क्या होता है, डाइमराइज हो जाता है, CH3CO
और ये एसिटिक एसिड नहीं है, एनी कार्बोजेनिक एसिड के साथ कोई भी कार्बोजेनिक एसिड लीजिएगा, सभी के साथ रिएक्शन होता है। तो ऐसे केस में आप देख सकते हैं कि दो पार्टिकल मिलकर आपस में एक पार्टिकल बना रहे हैं, दो पार्टिकल्स आपस में मिल करके एक पार्टिकल बना रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएगा और नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करने वाला जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है वो भी आपको चेंज कर जाएगा। और इसीलिए आप यहाँ लिख सकते हैं, देयरफॉर जनरलाइज्ड फॉर्मेट में लिख सकते हैं, मान लो एन ए करके कोई पार्टिकल है और वो ए एन में चल रहा है, एन ए करके कोई पार्टिकल है, ए एन में चल रहा है, सिमिलर है, ठीक है, चेंज हो रहा है। t इक्वल टू 0 पर मान लीजिए इसका कॉन्सेंट्रेशन a है, ये 0, एनी टाइम t पर ये आगे की ओर जाएगा, a माइनस a अल्फा बनेगा ये a अल्फा बाई n। इसलिए I हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज a माइनस a अल्फा by n by original number of particles. This is 1 minus alpha plus alpha by n। सजाइएगा आपको हो जाएगा 1 प्लस 1 by n minus 1। तो ये तो अच्छा है। अगर डिसोसिएशन है तो n माइनस 1 होता है और अगर एसोसिएशन है तो 1 by n माइनस 1। तो याद भी रह जाएगा, डिसोसिएशन में n माइनस 1 होता है और एसोसिएशन में 1 by n माइनस 1। तो जब भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम पूरा ये सब डिराइव नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम इसको यूज करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, नोट करिए इस पर एक मिनट तो देखिए क्वेश्चन, if 0.1 molar solution of K4 FeCN6 is prepared at 300 kg, then its density (1.2) if solute is 50% dissociated, calculate del P of the solution if P of pure water 25 mmol
के 39 होता है और आयरन का 56। देखिए तो बनाकर बनाकर देखिए इसको। बनाइए तो जवाब दीजिए। कोई बनाए? देखिए क्या करना होता है, डेल पी जो हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला,
abnormal colligative properties में लिखना होगा P नॉट माइनस पी एस बाई पी एस इज इक्वल टू I into molality into n by 1000. या आप इसका यूज करिए P नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू I into n प्लस ये दोनों सेम फार्मूला है। मैं I क्यों लिया? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉल्यूट के बढ़ गए I टाइम्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट के क्या हो गए बढ़ गए कितना से I टाइम्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉल्यूट के I टाइम्स से बढ़ गए, इसीलिए यहाँ पर मोलैलिटी इनटू I किया गया। नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉल्यूट के जब I टाइम्स से बढ़ गए तो यहाँ पर I इंटू n नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के बढ़ जाएंगे, जो कि टूट चुका है, इसलिए I n लिखा गया। ज्यादातर केस में आप इसको यूज करते हैं। अब फॉर्मूला देखिए 0.1 मोलर solution of K4 efficiency is prepared at 300 Kelvin, then its density is also given. If solute is 50% dissociated, solute is 50% dissociated. अल्फा हो गया 50% को करते हैं 0.5। इसलिए K4 FeCN का होल से टूटेगा 4K प्लस FeCN का होल से अकेला एक पार्टिकल 5 पार्टिकल्स में टूट रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर आपको I क्या हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, और n का वैल्यू 5/1 यानी कि 5। n का वैल्यू कितना है 5/1 है, यानी कि आपको 5। ठीक है, अब इसका वैल्यू पुट करिए 1 प्लस n का वैल्यू करिए 5 माइनस 1 इंटू अल्फा दैट इज 0.5। 1 प्लस 5 माइनस 1 है 4 इंटू 0.5 यानी कि ये 2 हो जाएगा और एक 3। I की वैल्यू 3 होगा, तो I मुझे पता चल चुका है। सॉल्वेंट इज प्योर वाटर, यानी कि आपको M भी पता हो चुका। सॉल्वेंट हमारा क्या है प्योर वाटर, और इसीलिए हमें M भी पता चल चुका है। अब हमें बचा मोलैलिटी निकालने का तरीका। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है मोलैलिटी इनटू 1000, मोलैलिटी इनटू 1000 by 1000 T माइनस पहले हमें मोलैलिटी से मोलैलिटी निकालना होगा। मुझे ये पता हो चुका है, मुझे पूछा गया डेल पी पूछा गया, मुझे ये पूछा गया क्वेश्चन में कहा है P ऑफ द प्योर वाटर, यानी प्योर वाटर का आपको दिया पूरा ही हमें सोल्व करना होगा। ठीक है,
पहले तो हमें मोलालिटी निकालना है। मोलालिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है? तो मान लेते हैं 1 लीटर सॉल्यूशन, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? 0.1 into 1 लिखा गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन का डेंसिटी कितना है? सॉल्यूशन का डेंसिटी है 1.2 ग्राम पर 1 लीटर लिए, तो 1.2 ग्राम पर एमएल में अगर 1 लीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 1200 ग्राम हो जाएगा। 1200 ग्राम आपको सॉल्यूशन हो जाएगा, में से मास ऑफ सॉल्वेंट को आप माइनस कर दीजिए, मास ऑफ सॉल्यूट तो 0.1 मोल है, मास ऑफ सॉल्यूट से माइनस कर दीजिए तो मोल लिख दिए इनटू जी एन। फॉर एफिशिएंसी का जी एन आपको आ जाएगा 368। कितना आ जाएगा आपको? 368। ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट और ये मास ऑफ सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का मास माइनस कर दीजिए इनटू 1000, यानी ये आप केजी में कन्वर्ट करेंगे। इसको पहले हम लोग निकाल लेंगे। ये 0.08 आ रहा है। अब इसको सोल्व किया जा सकता है, अब इसको सोल्व किया जा सकता है। आई की वैल्यू रख दीजिए 3, मोलालिटी का वैल्यू रखिए m, वाटर है। पहले इसको सोल्व कर लिया, फोर 4.64 10 raised to the power minus 3। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें तो पी एस इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू पी नॉट, इसीलिए डेल पी क्या हो जाएगा? इसको अगर अप्रोक्सीमेटली हम पी नॉट लें तो ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं? 4.64 10 raised to the power minus 3 into 25 मल्टीप्लाई करेंगे 0.116 again of positive। वैसे अप्रोक्सीमेशन इसमें गलत आ रहा है, रियल कैलकुलेशन ही ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूं, थोड़ा बड़ा है।
पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू, इसका एक बार और सोल्व कर ले तो 3 इंटू 4.64 10 raised to the power minus 3 s p s p नॉट हो जाएगा 1 प्लस 4.64 10 raised to the power minus 3 और यहाँ से p s मिल जाएगा p नॉट बाय 1 प्लस 4.64 10 raised to the power minus 3 इसीलिए P नॉट माइनस पी एस जो कि डेल पी है इक्वल हो जाएगा P नॉट 1 माइनस 1 इन 1 प्लस 4.64 10 raised to the power minus 3 यानी कि P नॉट 4.64 10 raised to the power minus 3 by 1 plus 4.64 10 raised to the power minus 3 ये लगभग निगेटिव होगा और अगर ले लें बहुत कैलकुलेशन 0.115 यही आपका वैल्यू है डिटेल में भी गए तभी वही वैल्यू आता है आगे बढ़ते हैं अब अगले थ्योरी पे अगला हमारा थ्योरी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये थोड़ा बड़ा है अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन से भी वही आया था और एब्सोल्यूट कैलकुलेशन से भी वही आंसर आया ठीक है अब हम लोग को सीखना है दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन elevation in boiling point elevation in boiling point boiling point क्या होता है पहले इसको समझते हैं पहले बॉइलिंग पॉइंट समझिए देखिए मान लो किसी कंटेनर में कोई लिक्विड रखा किसी कंटेनर में कोई लिक्विड रखा हुआ ऑब्वियसली
ये लिक्विड आपको वेपर में भी कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट होते 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 इसके वेपर फॉर्म और इसी के लिक्विड के फॉर्म के बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टेबिलिटी हो जाता है, जिसको वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड कहा जाता है। अगर इसको आप डायग्राम से दिखाने जाते हैं तो वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर का डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाने जाते हो, लिक्विड मॉलिक्यूल्स become more and more energetic, and their escaping tendency increases, and therefore more and more liquid goes into the vapor form and vapor pressure increases. इस तरह से ग्राफ आपको मिलता है। अब देखिए, ये मान लीजिए ऊपर से बंद नहीं, ये मान लीजिए ऊपर से बंद नहीं, बस ऐसा हालत है कि एक गिलास लिया गया है और ऊपर से मासलेस गत्ते का टुकड़ा यहाँ पर रख दिया। एक कंटेनर लिया गया है, गिलास लिया गया है और इसके ऊपर मासलेस गत्ते का टुकड़ा रख दिया। कागज भी रख सकते हैं, कोई जिसका मास ना के बराबर, ठीक है, मतलब यहां से ये ऊपर उठ सकता है, ऐसा व्यवस्था है। अभी आपको ऊपर से कितना प्रेशर लग रहा होगा? तो खुला हवा का प्रेशर, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। ऊपर से कितना प्रेशर लग रहा होगा बेटा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। और नीचे से कितना प्रेशर लग रहा है आपको? नीचे से जो प्रेशर लग रहा है वो वेपर प्रेशर के बराबर प्रेशर लग रहा है, इजंट इट? इस कागज के टुकड़े जो मासलेस है, इस पर ऊपर से क्या प्रेशर लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर प्रेशर। और नीचे से क्या प्रेशर लग रहा है बेटा आपको? वेपर प्रेशर लग रहा है। जो यहाँ वेपर होगा उसी का प्रेशर इसके ऊपर जाएगा। शुरुआती दौर में क्या है, लोअर टेम्परेचर की क्या है कि वेपर प्रेशर कम है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको ज्यादा, और इसीलिए कागज का टुकड़ा, गत्ते का टुकड़ा यहाँ पर आपको पड़ा। ठीक है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो बेटा, वेपर प्रेशर आपका बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाए, वेपर प्रेशर बढ़ाए, टेम्परेचर और बढ़ाए, वेपर प्रेशर और बढ़ाए, टेम्परेचर और बढ़ाए, वेपर प्रेशर और बढ़ाए, और बढ़ते 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 कभी तो एक टेम्परेचर आएगा जब इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। एट सर्टेन टेम्परेचर ये पॉसिबल है कि नहीं? टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और बढ़ाएंगे और बढ़ेगा, और बढ़ाएंगे और बढ़ेगा। कोई तो एक टेम्परेचर आएगा जब वेपर प्रेशर लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। उस समय ये कागज का टुकड़ा पर नेट बैलेंस फोर्स 0 रहेगा। ये अब आपको जस्ट थोड़ा सा भी इसको ज्यादा बढ़ गया तो ये कागज का टुकड़ा यहाँ से ज्यादा फोर्स नीचे से लगने से हट जाएगा और अब ये फ्रीली आपको यहाँ वहां मूव कर सकता है। समझ रहे हैं? जस्ट वेपर प्रेशर आपको ऐसे और ऐसे कर दीजिए। जस्ट आपको वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बढ़ा हुआ, जस्ट ये कागज का टुकड़ा यहाँ से हट जाएगा और अब वेपर से इसके फ्रीली जहां मन होगा वहां आपको मूव कर है ना। इसी स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं? बॉइलिंग करते हैं। क्या कहते हैं इसको? बॉइलिंग करते हैं। और डायग्राम में इसको ऐसे दिखाया जाता है। ये है पी एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसे टेम्परेचर पर पहुंचिए जब वेपर प्रेशर का वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। इसी टेम्परेचर को हम लोग क्या करते हैं? बॉइलिंग पॉइंट।
इसी टेम्परेचर को हम लोग क्या करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। मैं समझता हूँ ये आपको समझ में आ गया हो। किसी को कोई कंफ्यूजन बॉइलिंग पॉइंट में? किसी को कोई कंफ्यूजन बॉइलिंग पॉइंट में? किसी को कोई कंफ्यूजन बॉइलिंग पॉइंट में? रिपीट। एक काम करता हूं, मैं रिपीट तो करूंगा ही, आप एक बार खुद से कंप्रहेंड कर लीजिए। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक है? एक बार आप खुद से सोच के देखिए। एक बार और देखिए, जब लिक्विड का इस कागज के टुकड़े को देखिए, ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ रहा है और यहाँ से वेपर का प्रेशर इसके ऊपर लग रहा है, लेकिन जब टेम्परेचर कम रखते हैं तो वेपर प्रेशर कम होता है, इसलिए कम होता है और ऊपर से ज्यादा लग रहा होता है। और एक कागज डब्बा ये बंद होता है। जैसे जैसे हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। जैसे ही वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, इसको बराबर ही लिखा जाता है। जैसे ही ये दोनों बराबर होगा, अब आपका ये कागज का टुकड़ा यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, उड़ जाएगा, कहीं भी चला जाएगा, और अब आपको वेपर फ्रीली यहाँ से जा सकता है। कहते हैं कि सिस्टम बॉयल करना स्टार्ट कर दिया, और इस टेम्परेचर को हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं इसको, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ गया? क्या कहते हैं इसको, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं इसको, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। अब समझ में आ गया? अभिषेक, अभिषेक, इसको बॉइलिंग कहा जाता है। और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट में बॉइल करता है तो टेम्परेचर को नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है। और कोई एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट में नॉर्मली जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना हो, कोई भी प्रेशर के अगेंस्ट में अगर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मान आप इसको चाप कर और तब ये आपके हाथ को हटा दे, तो उस समय हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट में जब बॉइल करता है तो उसको हम लोग नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, क्या कहते हैं उसको हम लोग, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। एटमॉस्फेयर प्रेशर के अगेंस्ट होता है तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, और कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट में हो तो उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो अब हम लोग को, आप इसको नोट कर लिए है ना, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जैसे मान लिया जाए कोई सॉल्यूशन, प्योर सॉल्वेंट पहले ले लीजिए, प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। तो इस प्योर सॉल्वेंट का
कोई एक वेपर प्रेशर है, T टेम्परेचर पर मान लो प्योर सॉल्वेंट का ये वेपर प्रेशर, समझिएगा बढ़िया से। Ti मतलब इनिशियल टेम्परेचर, Ti मतलब इनिशियल टेम्परेचर पर इस प्योर सॉल्वेंट का कोई एक वेपर प्रेशर होगा, वो Vp। अब इस लिक्विड को हमें बॉईल करवाना, अब इस लिक्विड को हमें क्या करवाना है, बॉईल करवाना। ये बॉईल कैसे होगा, तो इसके वेपर प्रेशर को बढ़ाना होगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। मान लीजिए ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हमारा क्या है बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तब आप एक काम करोगे, इसके टेम्परेचर को आप रेज करोगे, इसके टेम्परेचर को आप रेज करोगे और इसीलिए वेपर प्रेशर भी आपका बढ़ेगा। टेम्परेचर को रेज करते करते इसको वेपर प्रेशर के बराबर कर दीजिए, वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बराबर कर दीजिए। जैसे ही इस टेम्परेचर पर पहुंचेगा, हम कहेंगे ये लिक्विड जो प्योर सॉल्वेंट आपने लिया था ये बॉईल करना स्टार्ट कर देंगे और इस लिक्विड का जो टेम्परेचर उसको बॉइलिंग पॉइंट कर, क्या कहते हैं आपको, बॉइलिंग पॉइंट कर। अब मान के चलिए कि प्योर सॉल्वेंट के बजाय आप सॉल्यूशन ले लीजिए, प्योर सॉल्वेंट के बजाय आपने क्या ले लिया, सॉल्यूशन ले लिया। तो सॉल्यूशन में क्या होगा कि यहाँ अगर वेपर प्रेशर P0 है और सॉल्यूशन का होता है PS, लेकिन हम लोग जानते हैं कि PS आपका स्मॉलर देन P0, पढ़े है ना, PS इज स्मॉलर देन P0। सॉल्यूशन में कोई भी आप नॉन वोलेटाइल सॉलिड को आप ऐड करते हो, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस, दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। तो इस वजह से आपको जो सॉल्यूशन का प्रेशर है वो सेम टेम्परेचर पर रहने के बाद भी P0 वैल्यू से कम होगा। इसको अगर डायग्राम से आप दिखाने जाएं तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, आप ऐसे दिखा सकते हैं, सेम टेम्परेचर पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर PS होगा और वो PS P0 से नीचे होगा। कोई कंफ्यूजन? सेम टेम्परेचर PI पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से कम होगा, इसीलिए यहां दिखाया। अब इसको अगर खौलाना है, बॉईल कराना है, तो टेम्परेचर को इसको भी बढ़ाना होगा, इसके टेम्परेचर को भी क्या करना होगा आपको, बढ़ाना। तो इसके टेम्परेचर को आप बढ़ाइए, जितना से इसको बढ़ाए हैं उतना टेम्परेचर से इसको भी बढ़ाइए, आप यहीं तक पहुंच पाएंगे। जितना से इसको बढ़ाए हैं उतना से इसको भी बढ़ा दीजिए, आप यहीं पर पहुंच पाएंगे और आपका PS डैश एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे जाएगा और टेम्परेचर आपका TB ही बढ़ा। ध्यान दीजिएगा, जितना टेम्परेचर से आप यहाँ बढ़ाए थे उतना ही टेम्परेचर से यहाँ भी बढ़ा दीजिए, तो प्रेशर में इंक्रीमेंट वही आपको यहाँ भी। लेकिन दिस प्रेशर इज स्टिल स्मॉलर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो द सॉल्यूशन इज नॉट बॉइलिंग। For the solution to get boiled, क्या करना होगा आपको, you have to make this pressure equal to atmospheric pressure. For that, you have to heat up this solution again. तो फिर से इसको हीट करने के लिए आपको क्या करना होगा, और टेम्परेचर को बढ़ाना होगा और तब जाकर के ये बढ़ करके यहाँ था। यही जो आपको लिखा गया है इसी को करते हैं TB डैश माइनस TB, क्या करते हैं इसको, TB डैश TB तो पहले था लेकिन बॉयल नहीं ना किया, इसको और आप हीट करिए। अब आप TB डैश पर आ गए,
तब जाकर के आप यहाँ पर अब आ गए, ठीक है। इसी को कहते हैं टीवी एक्सपेंस टीवी इज इक्वल टू डेल्टा टीवी। यानी कि आपको इस सॉल्यूशन को खौलाने के लिए, बॉयल करने के लिए आपको इतना और टेम्परेचर से हीट करना पड़ेगा, ठीक है। और तब जाकर के आपको टी वी, इसी डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं इसको हम लोग, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं इसको हम लोग, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। किसी को समझने में दिक्कत? एक बार और देखते हैं, एक बार और देखते हैं। देखिए, इनिशियल टेम्परेचर T पर प्योर सॉल्वेंट था P0, ये आपको 1 atm, कम टेम्परेचर पर ये कम था, इसको हीट किए टीवी तक, तो बढ़ते बढ़ते ये P0 बढ़ते 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 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, और ये आपको बॉइल करेंगे। अब सॉल्यूशन ले लीजिए, ये किसके लिए है, प्योर सॉल्वेंट के लिए। अब आप इस बार सॉल्यूशन ले लीजिए, क्या ले लीजिए आप, सॉल्यूशन ले लीजिए। यहां देखिए राइज कितने का हुआ, राइज हुआ टीबी माइनस टी, ठीक है। अब फिर से इसी टेम्परेचर पर सॉल्यूशन को लिखिए, तो यहाँ पर जो आपका प्रेशर होगा वो PS होगा और लेस देन ये P0। तो जितना टेम्परेचर से यहाँ राइज किए उतना ही टेम्परेचर से यहाँ भी राइज करिएगा। तो आप इस बार नीचे से स्टार्ट किए हैं तो इसके नीचे रह जाइएगा, जितना टेम्परेचर से आप यहाँ राइज किए हैं उतना ही टेम्परेचर से यहाँ भी राइज करिए। लेकिन इस बार आप नीचे वाले प्रेशर से स्टार्ट किए हैं तो नीचे ही प्रेशर पर रह जाइएगा। अभिषेक है, जितना टेम्परेचर से यहाँ आप राइज किए हैं उतना ही टेम्परेचर से यहाँ भी राइज करिए। लेकिन आप इस बार लोअर प्रेशर में जोड़े हैं तो लोअर ही में प्रेशर रह जाएगा, और इसीलिए आप यहीं तक पहुंच पाते हैं। ये क्या है, PV माइनस PI, ये है, ठीक है। और आप यहां पर पहुंच गए। क्या आपको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हुआ? नहीं, तो बॉयल ही नहीं करे। इसको बॉयल करवाने के लिए हमें कितना और वेपर प्रेशर को बढ़ाना होगा, और इसके लिए मुझे और इसको हीट करना होगा। इसी को हम डेल टीवी करते हैं। यही डेल टीवी होता है आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यही डेल टीवी क्या होता है आपको, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यही डेल टीवी क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब इस डेल टीवी को निकालना है, कितना से बढ़ाने पर इस सॉल्यूशन का प्रेशर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, और वो सॉल्यूशन भी खोलने लगता है। सॉल्यूशन भी क्या होता है, आपको खोलना शुरू कर देता है।
आप समझ में आया? इसको नोट कर चुके हैं, राइट वाले को? राइट वाले को नोट कर चुके हैं इसको। दोनों एक ही चीज है, इसी इमेज को भी नाम। अब इसको जब आप डायग्राम से दिखाने जाएंगे तो ऐसे, ये है वेपर प्रेशर और ये है टेम्परेचर। ये आपका प्योर सॉल्वेंट है। ये आपको प्योर सॉल्वेंट, ये आपको 180 जहां पहुंचने पर कुछ ही बॉयल करना स्टार्ट कर देते, ठीक है। अब सॉल्यूशन अगर लिए होते तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सेम टेम्परेचर पर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर देखिए थोड़ा सा कम है। किसी भी टेम्परेचर पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा टी टेम्परेचर पर इससे ये कम है ना, हमेशा ये कम होगा। और इसीलिए इसको इस तरीके से लिखा है कि हमेशा ये इससे कम होगा। अब आपको ये एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर नहीं है, ये है प्योर लिक्विड पीबी। देखिए प्योर सॉल्वेंट है, हीट किए टीबी टेम्परेचर पर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर इसका वेपर प्रेशर है, और ये आपको बॉयल करना स्टार्ट। लेकिन जब सॉल्यूशन आप लेते हैं, क्या लेते हैं आप? सॉल्यूशन लेते हैं। सॉल्यूशन लेते हैं आप, तो आपको सभी टेम्परेचर पर सॉल्यूशन का प्रेशर, वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से हमेशा कम। तो यहां पर भी इसको बॉयल करने के लिए थोड़ा सा और हीट करना पड़ता है, और यही हमारा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। इस तरह से एक और केस ले सकते हैं। PB2 डैश हो गया, इसी को सॉल्व करना है। ये पहला सॉल्यूशन है, ये दूसरा सॉल्यूशन है। लिखना होगा आपको A B C D अज्यूम करते हैं A B, देखिए आप B से D एक कर्व है और C से E भी एक कर्व है। इसको स्ट्रेट लाइन अगर मान लिया जाए अप्रोक्सीमेशन करके, तो ये भी ट्रायंगल हो जाएगा और ये भी ट्रायंगल हो जाएगा, और वो एक सिमिलर ट्रायंगल होगा। क्या होगा आपको? वो सिमिलर ट्रायंगल होगा। ये नोट कर लिए हो आप लोग, मैं मिटाता हूं। नोट कर लिए ना इसको? ठीक है, तो लिखेंगे फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल AB D and AC, क्या लिख सकते हैं? AD by AC is equal to AD by
ए बी क्या है? ए बी है आपको, ए बी क्या है? ए बी TB1 में से TB घटा दीजिए, ये आ जाएगा। TB1 में से TB को घटा दीजिए, ये आ जाएगा। ए बी क्या है? TB1 माइनस TB। AC क्या है? TB2 में से TB घटा दीजिए, ये आ जाएगा। ठीक है, अब आप एडी के, एडी ये है, डेल पी एडी का है, चेंज इन प्रेशर है, वेपर प्रेशर बाय चेंज इन वेपर प्रेशर ऑफ ए। यहां से डेल टी बी पहले केस का है, डेल टी बी दूसरे केस का है, और ये भी है पहला केस और ये भी है दूसरा केस। यानी पहले केस का प्रेशर, पहले केस का टेम्परेचर, दूसरे केस का प्रेशर, दूसरे केस का टेम्परेचर। यहां से हमें आ जाता है डेल टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल टी। और हम लोग पढ़ चुके हैं फॉर्मूला से, डेल पी सॉरी पी नोट माइनस पी एस बाई पी एस, जो कि डेल पी बटा पी एस होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी होता है, इसीलिए इसको लिखा जाता है प्रोपोर्शनल टू, and therefore del T B is equal to KB into L, जहां पर L के है मोलालिटी, L क्या है? मोलालिटी, एंड KB क्या है? KB को हम लोग कहते हैं इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। मोलर elevation of ebulioscopic constant, मोलर एलिवेशन और इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट इसको कहा। चलिए पहले इतना नोट करिए। नोट कर लिए। ये किस चीज पर डिपेंड करता है?
डिपेंड्स ऑन properties of solvent. ये किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्वेंट. किस चीज पर डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्वेंट. इसका यूनिट वगैरह क्या नोट कर लिए? चलिए इसका यूनिट देखते हैं. इसका यूनिट क्या है देखा जाए. इसको लिख सकते हैं del T B is equal to KB into M and KB is equal to del T B by M. ये तो केल्विन होगा, जिसको K से आप लिख सकते हैं, और मोलरिटी का होता है मोल पर केजी. इसको सजाइएगा तो ऊपर हो जाएगा केजी केल्विन पर मोल. केजी केल्विन पर मोल क्या हो जाएगा आपको? केजी केल्विन पर मोल. केजी केल्विन पर मोल इसका यूनिट हो जाएगा. ठीक है. अगर आपको सॉलिड सॉल्यूट जो ऐड किए हो वो डिसोसिएट या एसोसिएट कर जाए तो if solid solute dissociate or associate, if solid solute dissociate or associate, then del Tb is equal to I into Kb into M. अगर डिसोसिएशन एसोसिएशन का केस होता है del T is equal to Kb into M, I into Kb into M आपको लिखा जाएगा. वैल्यू ऑफ K by Kb भी कभी निकालने के लिए कहा जाता है. Kb का वैल्यू होता है 1000 into 1000
टीवी स्क्वायर आर क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये बताइए, ये होता है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यूनिट क्या होते हैं? कैलोरी पर ग्राम और जूल पर ग्राम। कैलोरी पर ग्राम और जूल पर ग्राम। एक इसका फॉर्मूला होता है आर टीवी स्क्वायर। then H is enthalpy of vaporization, G mm of solvent। ये सब आता और कभी नहीं है, बस सब लिखा रखा है, कहीं पर भी इन सबको यूज नहीं किया। एक क्वेश्चन लिखिए तो, एक क्वेश्चन लिखिए। और solution of 122 gram of benzoic acid in 1000 gram of benzene shows a boiling point of 0. elevation of 1.4 degree. Assuming that solute is dimerized to the extent of 80%, calculate normal boiling point of benzene. Give Kb is equal to
देखिए तो बना कर देखिए सब लोग। बनाइए सब लोग। आप लोग कैलकुलेशन में कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जल्दी करिए। तब तक मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, ठीक है। पहले एक सॉल्व कर बोर्ड पर जगह नहीं। आंसर बताइए कितना आया। चलिए देखा जाए। Solution of 122 gram of benzoic acid is in 1000 gram of benzene shows a boiling point elevation of 1.4 degree.
डेल टीवी दिया हुआ है। Assuming that solute is dimerized to the extent of 80%, solute आपका 80% तक, सुमन आपका आंसर लग रहा है गलत है, 80% तक डाइमराइज्ड है, ठीक है, कितना है 80% तक आपका डाइमराइज्ड है। आई निकाल लेते हैं, आई होता है 1 प्लस 1/n माइनस 1 इंटू अल्फा, 1 बाई डाइमराइज्ड है इसलिए 2 लिखना होगा, 80% दिया, 80% का मतलब 0.8, कितना आ जाएगा, हाफ और 1 तो माइनस हो जाएगा हाफ इंटू 0.8 आ जाएगा ये 0.4, 1 में से 0.4 गया 0.6, यानी कि आपको 0.6 डेल टीबी आई इंटू केबी इंटू एम, डेल टीबी कितना है 1.4, आई कितना है 0.6 है, केबी कितना है, केबी तो नहीं दिया, एम कितना है, एम निकाल सकते हैं 122 बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड का कितना निकाले, बेंजोइक एसिड का कितना होता है C6H5COOH, तो 6 और 1 7 कार्बन है, वर्ग सतह 84, 6 कार्बन है और 16 दूनी 32, 90 122, 122 में by mass of solvent in kg, यानी कि 1 kg। इसको सॉल्व करना, यहां से kb आपको आ जाएगा 14/6 यानी कि 7/3, kb मिल गया, इसलिए kb कर लीजिए RTB स्क्वायर by 1000 into del H by वैल्यू पुट कर दो, TB स्क्वायर यहां से हो जाएगा KB into 1000 del H by M by R, वैल्यू पुट कर दो, KB आ गया 7/3, 1000 del H 7 किलो कैलोरी, 7.8 into 1000 by R, कैलोरी में R होता है 2 by M मोलर मास, मोलर मास मोलर मास सॉल्वेंट का कितना होगा, तो 78 होता है,
78 रख दिया। देखे तो कितना आता है, ये आपका 10 से कम। 341 आता है। 341। सुमन सौरभ आपका भी 340। अभिषेक 418 कैसे आया आपको? अभिषेक 418 कैसे आया आपको? थ्री 41 आ रहा है। 341 आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन में और अभी तुरंत आपको भेज देता हूं, उसको बना लीजिएगा, ठीक है? कल डिस्कस करेंगे। आज यहाँ पर क्लास रखते हैं। थैंक यू, थैंक यू। थोड़ा स्लो चल रहे हैं, कई लोग का था कि थोड़ा स्लो चले, ठीक है? अगले दिन हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सीखेंगे, ठीक है? हाँ वनिया, कोई भी चीज मैं सबको कह रहा हूँ, कोई भी चीज आपको अगर पूछना है तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप लिख दीजिएगा। कोई डाउट हो या पढ़ाई लिखावे के अलावे भी कोई चीज पूछना है, आप मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर लिख दीजिएगा, ठीक है? मैं उसका जवाब समय मिलने पर आपको दे दूंगा, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू।